अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैंने नज़रें उठाकर दरवाजे को देखा और फिर झुककर जूतों के फीते खोलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की माहौल और यहाँ की फ़िज़ा में कोई ऐसी ख़ास बात है जो ज़हन पर बोझ बनती है, लेकिन इस ख़ास बात का तज्ज़िया करना फ़ौरी तौर पर मुश्किल था। बस एक बोझल सा एहसास था। मैंने जूते उतारकर एक तरफ सरकाए ही थे कि अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखा और फिर मेरी नज़रें ड्रेसिंग के शीशे की तरफ उठ गईं। मैं दंग रह गया। शीशे में सामने ऊंची दीवार में बने हुए रोशनदान की झलक साफ नज़र आ रही थी। उस बड़े रोशनदान से दो आंखें मुझे देख रही थी, दो खौफनाक और बेहानक आंखें जो आम आंखों के साइज से काफ़ी बड़ी थी। वो बिल्कुल सफ़ेद थी और उनमें पुतलियों का निशान भी नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, अचानक वो सरसराहट दोबारा सुनाई दी और फिर रोशनदान से कोई चीज़ बाहर निकल आई और मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। वो काफ़ी बड़ी चमगादड़ थी जो पर फैलाकर कमरे में चकराने लगी। अलबत्ता वो छत से करीब थी और किसी कदर बेचैन नज़र आ रही थी। फिर एक बार उसने अलमारी की तरफ गोता लगाया और ज़ोरदार आवाज़ के साथ अलमारी से टकरा कर नीचे गिर पड़ी। मैंने खौफ के आलम में दोनों पाँव ऊपर समेट लिए और दहशत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। चमगादड़ ज़मीन पर गिरी थी। उसका चेहरा मेरे सामने था, जिसे देखकर दर हकीकत मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वो सफ़ेद और बड़ी आंखें उसी चमगादड़ की थीं जिन्हें मैंने रोशनदान की दूसरी तरफ देखा था, लेकिन उसका बाकी चेहरा भी नाकाबिले यकीन मंजर पेश कर रहा था। वो बिल्कुल इंसानी चेहरा था, एक छोटा सा इंसानी चेहरा जो नफ़रत भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। चमगादड़ एक बार फिर फ़िज़ा में बुलंद हुई और छत की बुलंदी तक पहुंच गई। छत के करीब दीवार में 3 रोशनदान थे, जिनमें से एक तक वो पहुंची और फिर पर समेट कर बाहर निकल गई। मैं देर तक उस रोशनदान को तकता रहा और फिर गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को पुरसकून करने लगा। कमाल की जगह है, ये घर है या भूतघर, हर चीज़ निराली है। हालांकि एक बार रौनक इलाके में है। यहाँ तक आते हुए मैंने घर के सामने की रवां-दवां सड़क को देखा था। कुछ लम्हे मैं सोचता रहा, फिर शाने झटक कर उठ खड़ा हुआ। अजीब सी जगह है, लेकिन कुछ वक्त तो तवक्कुफ़ करना है। ताया साहब से पापा के बारे में तफसील मालूम करनी थी। दिल में अहले ख़ानदान के लिए बड़े जज्बात लेकर आया था, लेकिन शायद इस घर में क़याम ना कर सकूं। कोई होटल वगैरह देखना पड़ेगा। मैं अपनी जगह से उठकर उस बड़ी खिड़की तक पहुंच गया जो सामने ही नज़र आ रही थी। उसमें बड़े बड़े शीशों वाले पट थे। पर्दा हटाकर मैंने एक पट खोला और बाहर का मंजर देखकर मैं एक बार फिर हैरान रह गया। ये जगह तो बाकायदा जंगल मालूम होती थी। सामने बदसूरत और टेढ़े मेढ़े दरख्त खड़े हुए थे। उनके सूखे पत्तों के अंबार हर तरफ बिखरे हुए थे। बहुत वसी जगह थी। काफ़ी फासले पर ईंटों की एक ऊंची सी दीवार नज़र आई जो शायद दूसरे घर की दीवार थी, और यही दीवार उस घर के अहाते का काम देती थी। खिड़की से दूर तक नज़र आता था। दरख्तों का ये सिलसिला काफ़ी दूर तक चला गया। मैंने हैरानी से सोचा कि ये इतनी वसीओ अरीज़ ज़मीन क्या इसी घर का एक हिस्सा है? मेरे कमरे से कोई 20 गज़ के फासले पर एक अजीबो गरीब जगह बनी हुई थी, बहुत ही नीची छत वाली, इंतहाई बोसीदा और पुरानी। उसकी तामीर की वजह समझ में नहीं आई। न जाने क्या बनाया गया था।
उसके आसपास की ज़मीन भी सूखे पत्तों से अटी हुई थी। मैं खिड़की से बाहर का मंजर देखता रहा और फिर कोई आहट सुनकर चौंका। पलट कर देखा तो एक मुलाजमा नज़र आई। उम्र कोई 23-32 साल होगी। रंग सांवला और कद लंबा था। छोटे साहब चाय लाऊं? उसने पूछा। नहीं, ये चाय का वक्त तो नहीं है, मैंने कहा। कोई और ज़रूरत हो तो बता दीजिए, आपके कपड़े अलमारी में लटका दूं। अभी रहने दो, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा नाम हमीदा है? जी छोटे साहब। हमीदा, ये पीछे जो दरख्त बिखरे हुए हैं, इनमें चमगादड़ें रहती हैं? मैंने बेइख्तियार सवाल कर लिया और हमीदा के चेहरे पर हैरानी नमूदार हो गई। रहती तो नहीं हैं, कभी कोई आ जाती हो तो मुझे मालूम नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ देर पहले एक चमगादड़ इस रोशनदान से अंदर घुस आई थी, काफ़ी बड़ी थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ छोटे साहब। मैं रोज़ाना कमरे की सफाई करती हूँ, मैंने कोई चमगादड़ कमरे में आती हुई नहीं देखी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम्हें बता दूंगा। हमीदा खामोशी से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो रुकी और पलटकर मुझे देखा। उसके होंठों पर एक शौक सी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी और आंखों में गैर मामूली चमक। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं फिर उलझ गया। हमीदा इस तरह मैनीखेज अंदाज में क्यों मुस्कुराई थी, समझ में नहीं आया। उस लंका में सब 52 गज के हैं। देखता हूँ इन लोगों के रवैयों को, इसके बाद फैसला करूँगा कि पापा की तलाश के लिए क्या कर सकता हूँ। पापा के तस्वर के साथ दिल में अज़तराब की एक लहर उठी। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होंगे। ताया साहब ने बड़ा रेस्पिटेशन नहीं दिया था। एयरपोर्ट गए थे, वहाँ गले लगाया था। दोनों कज़नें भी अच्छी तरह मिली थी, लेकिन ताया साहब ने अभी तक पापा का नाम एक बार भी नहीं लिया था, जबकि वो जानते थे कि मेरी आमद ही इस सिलसिले में हुई है। बेशक कुछ वक्त नहीं गुजरा, लेकिन लगन भी कोई चीज़ होती है। एयरपोर्ट से आते हुए रास्ते में तज़किरा हो सकता था। शायद यही बात मेरे जहन में गिरा बनी थी और मैं कुछ अजीब अजीब सा महसूस कर रहा था। मैं थोड़ी देर इन्हीं सोचों में गुम रहा। फिर मैंने फैसला किया कि बाहर निकलूं। कमरे में घुसे रहना बेवकूफ़ी है। जिस काम से आया हूं उसका आगाज़ तो करूं। सूटकेस खोलकर घर में पहनने का लिबास निकाला और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। कदीम तर्ज का गुस्ल खाना था, लेकिन शुक्र है कि हर चीज़ वर्किंग आर्डर में थी। मुंह हाथ धोया, बाल संवारे, लिबास तब्दील किया और फिर तैयार होकर गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा ही था कि नस्वानी हंसी सुनाई दी। आवाज़ मेरे अकब से आई थी। मैं बेइख्तियार चौंक कर पलटा। अकब में कुछ नहीं था। हाँ, एग्जॉस्ट फैन के नीचे सफ़ेद रंग की एक छिपकली नज़र आई जो मेरे पलटते ही बिजली की तेज़ी से बाहर चली गई। मुमकिन है आवाज़ गुस्ल खाने के पिछले हिस्से से आई हो, हीरा या सुल्ताना में कोई हो। मैं दरवाजे से बाहर निकल आया, लेकिन एक बार फिर मुझे चौंकना पड़ा। सुल्ताना सामने वाले सोफे पर बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और मुझे यूं लगा जैसे उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी के तासरात उभरे हों। आप कब आए? मुझे तो आपके आने की आहट भी सुनाई न दी। मैंने कहा, दिल चाहा था कि उससे पूछूं क्या आप हंसी थी, लेकिन ये सवाल बिल्कुल अहमकाना था, इसलिए ये सवाल ना किया। अभी अभी आई हूँ, बाहर चलेंगे या आराम करेंगे? नहीं, आराम तो मैं पहले भी नहीं करना चाहता था। अब्बू इंतज़ार कर रहे थे, मुझे ये देखने के लिए भेजा था कि आप आराम तो नहीं कर रहे। चलिए। जी मैंने कहा और स्लीपर पहनकर उसके साथ बाहर निकल आया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर हम अंदर दाखिल हो गए। यहाँ ताया साहब मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर हमारा इस्तकबाल किया और बोले, यहाँ बैठोगे या पहले दादी अम्मा से मुलाकात करोगे? जैसा आप पसंद करें। आओ पहले उनसे तुम्हारी मुलाकात करा दूं, उसके बाद खाना खाएंगे। वो अपनी जगह से उठ गए और हम तीनों कमरे से बाहर निकल आए। पूरी इमारत एक सी थी। हम अंदरूनी हिस्से की जानब चल पड़े। फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। बड़ा सा कमरा था।
لیکن اس کی ہیبت بھی مختلف نہیں تھی۔ فرش قالین سے بے نیاز تھا، دروازے کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک مسحری پر دادی اماں دراز تھیں، جن کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ 8 سال سے کوما میں ہیں۔ ان کے بیڈ کے پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے آلات موجود تھے، ایک ڈراپ سٹینڈ، ECG مشین اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ میں دادی اماں کے قریب پہنچ گیا اور ان کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ میرے پاپا کی والدہ تھی، میں نے ان کی تصویریں دیکھی تھیں اور اب اصل شکل میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دبلی پتلی، نازک سی، دودھیا جیسا سفید رنگ، دلکش نقوش، خاموش چہرے پر ایک عجیب سی نرمی، ہونٹوں پر مدھم سی قدرتی مسکراہٹ، آنکھیں بند تھی اور وہ بے سدھ نظر آئیں۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور ہیرا کچھ چیزیں اٹھائے اندر داخل ہو گئی۔ دادی اماں کو فیڈ کرانے کا وقت ہو گیا، یہ ذمہ داری ہیرا نے سنبھالی ہوئی ہے، سلطانہ نے کہا اور ہیرا کی مدد کرنے لگی۔ تایا ابو نے گہری سانس لی اور بولے، تم نے تصویروں میں تو نہیں دیکھا ہوگا؟ جی، بس اللہ نے جتنی زندگی عطا کی ہے گزار رہی ہیں بیچاری۔ بہت ہی خوش مزاج اور نیک دل خاتون تھی، پوری زندگی مشکلات میں گزاری، کبھی اف تک نہ کی۔ تایا ابو آنکھیں خشک کرنے لگے۔ ہیرا اپنے کام میں مصروف تھی۔ سلطانہ ایک کھڑکی کا پردہ درست کرنے چلی گئی۔ تایا ممتاز احمد خان آنکھیں خشک کر کے گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ میری نگاہیں دادی اماں کے پر نور چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میں نے ان کے پپوٹوں میں جنبش دیکھی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں پورے ہوش و حواس میں تھا اور دادی اماں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ انہیں آنکھیں کھولتے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میری معلومات بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن میں یہ ضرور جانتا تھا کہ کوما میں جانے والا اس طرح آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ دادی اماں کے ہونٹ بھی پھڑ پھڑائے، پھر ان کے ہونٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی آنکھیں میری جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ میں آگے بڑھ کر جلدی سے ان کی مسحری پر بیٹھ گیا اور ان کی کلائی پکڑ لی۔ ہیرا جو ان کے لیے فیڈ تیار کر رہی تھی میری طرف دیکھ کر مسکرائی، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ البتہ دادی اماں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہیرا اپنا کام کر کے واپس پلٹی اور اس نے دادی اماں کی ناک میں نلکی اتارنا شروع کر دی۔ میں نے غور سے دادی اماں کا چہرہ دیکھا، پھر ہیرا سے کہا، ابھی انہوں نے آنکھیں کھولی تھی اور مسکرائی بھی تھی۔ ہیرا نے نگاہیں اٹھا کر مجھے تعجب سے دیکھا اور بولی، کون دادی اماں؟ ہاں، انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا۔ میرے ان الفاظ کو سن کر تایا صاحب اور سلطانہ بھی میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ میں نے ان کی کلائی چھوڑ دی اور ان کی مسحری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو شہاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ دادی اماں نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ تایا ابو نے افسردگی سے کہا، نہیں بیٹے، کاش ایسا ہو جاتا، یہ صرف تمہارا احساس ہے، اماں تو پورے 8 سال سے نہیں جاگی، 8 سال ہو گئے۔ نہیں تایا ابو، میں آپ سے بالکل سچ عرض کر رہا ہوں، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ بیٹے، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں، تمہیں وہم ہوا ہے، ہم دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے کسی عمل کا مطلب یہ ہے کہ اماں ٹھیک ہو گئیں، ڈاکٹر بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا تایا ابو، یہ بہت جلد ہوش میں آ جائیں گی، ممکن ہے یہ ان کے ہوش میں آنے کا پہلا مرحلہ ہو۔ خدا کرے۔ تایا صاحب نے بات ٹالنے والے انداز میں پرجوش بہت تھا، لیکن ان کی لوگوں کی سرد مہری نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں بے وقوف تھا اور نہ ہی توہم پرست۔ میں نے پورے ہوش کے عالم میں دادی اماں کو آنکھیں کھولتے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سلطانہ، کھانا لگاؤ، بھوک لگ رہی ہے، تایا صاحب نے کہا۔ میں حمیدہ سے کہہ کر آئی تھی ابو، کھانا لگ گیا ہوگا، سلطانہ نے جواب دیا۔ چلو آؤ شہاب، تایا ابو نے کہا، پھر ہیرا سے مخاطب ہو کر بولے، ہیرا تم یہاں سے فارغ ہو کر کھانے کے کمرے میں آ جاؤ۔ جی ابو، ہیرا نے کہا۔ ہم تینوں دادی اماں کے کمرے سے باہر آ گئے۔ کھانے کا کمرہ بھی دوسرے کمروں سے مختلف نہیں تھا۔ قدیم طرز کی ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔
यहाँ हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन सब ज़रूरत पूरी करने के लिए। कोई चीज़ जदीद नहीं थी। इस तरह ताया साहब की माली हसीयत का भी कोई अंदाज़ा नहीं होता था। एक अधेड़ उम्र मुलाजमा खाना लगा रही थी। हम कुर्सियों पर बैठे और खाना शुरू हो गया। खाना अलबत्ता बहुत अच्छा था। ये खालिस पाकिस्तानी तर्ज का था। कई सालन बने हुए थे। मनामा में 2-3 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, लेकिन इतना उम्दा खाना वहाँ नहीं होता था। मेरी मामा भी ऐसे खाने पकाना नहीं जानती थी, क्योंकि वो लंदन में पली थी। खाने से फरागत हुई तो ताया साहब ने कहा, आओ मेरे कमरे में चलो। मैं तो खुद ही यही चाहता था। चुनाचा हम दोनों दूसरे कमरे में आ गए। मैं ताया साहब के सामने बैठ गया और बोला, ताया साहब, मैं पापा के सिलसिले में बहुत परेशान हूँ। बराह करम मुझे उनके बारे में बताइए। बेटे, इम्तियाज़ अहमद मेरा भी भाई है। हमारी बदनसीबी थी कि हम अलग अलग हो गए। बड़े भाई की मौत के बाद तो मेरी कमर ही टूट गई। तुम्हें मालूम होगा कि हीरा और सुल्ताना के अलावा मेरा कोई नहीं। कोई होता तो ये तन्हाई ना होती। इम्तियाज़ ने हमेशा मुझसे राब्ता कायम किया। पाकिस्तान आना था, पहले मेरे पास आता था, और जब तक यहाँ यानी पाकिस्तान में रहता मुझसे राब्ता रखता। इस बार भी कोई ख़ास बात नहीं थी। मामूल के मुताबिक आया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। 3-4 बार मेरे पास आया। कुछ सामान ख़रीदा था यहाँ से, जो उसने हमेशा की तरह यहाँ महफूज कर दिया। वापस बहरीन जाते हुए वो ये सामान यहीं पैक कर लेता था। कोई 1.5 या पौने 2 महीने पहले वो आया तो उसने बताया कि इस बार गैर मतवक्का देर हो गई है और अभी वापसी में कुछ दिन और लग जाएंगे। बस उसके बाद वो वापस नहीं आया, ना ही कहीं से फ़ोन वगैरह किया। मैंने कुछ जगहों से उसके बारे में मालूमात की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। आपने कहाँ से मालूमात की? मैंने सवाल किया। बस कुछ ऐसे लोगों से जिनसे वो मिलता जुलता था। ये कारोबारी लोग थे। कुछ नहीं मालूम हो सका। कुछ भी नहीं। तुमने देख लिया, मेरे पास कोई ख़ास ज़राए नहीं हैं। बस हीरा सुल्ताना के साथ ज़िंदगी धकेल रहा हूँ। कोई और ऐसा ज़रिया ताया साहब जहाँ से मैं पापा के बारे में मालूमात हासिल कर सकूँ, मेरे इल्म में नहीं है। वो जब यहाँ आते थे तो किन लोगों से मिलते थे और यहाँ क्या करते थे? जायदाद वगैरह की आमदनी की देखभाल वकील ज़ाहिर हुसैन करते हैं। इम्तियाज़ के हिस्से में जो रकम भी उन्हीं के पास होती थी। आपको ज़ाहिर हुसैन का पता तो मालूम होगा। नहीं, जब जायदाद का बंटवारा हुआ था तब ही मैं भी उनसे मिला था। मेरे हिस्से में ये घर आया, बल्कि मैंने खुद ही मांग लिया था। बस उसके बाद उनसे मिलने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। ये बहुत पुरानी बात है। हो सकता है जहाँ आरा बेगम को उसके बारे में मालूम हो। जहाँ आरा बेगम हमारी फूफी थी, ये बात मुझे मालूम थी। मैंने कहा, फूफी जान आजकल कहाँ हैं? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। शुरू ही से जहाँ आरा बेगम से इम्तियाज़ के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। असल में उन्हें लगाई बुझाई की बड़ी आदत थी। अब्बा जी के मुंह चढ़ी थी। हम दोनों भाई उनसे खुश नहीं थे। बंटवारे के वक़्त भी उन्होंने खूब बेईमानी की। उनके शोहर उस वक़्त अदालत के पेशकार थे। उन्होंने अपने ताल्लुकात से फ़ायदा उठाया। आप अब भी उनसे नहीं मिलते? कोई किसी से नहीं मिलता, ताया अबू ने तंजिया लहजे में कहा। क्या फूफो जान लाहौर में रहती हैं? नहीं, शेखुपुरा में हैं। बग्गी में उनके मियाँ की ज़मीनें हैं। ऐसा ख़ानदान मैंने नहीं देखा था। इतने करीबी रिश्ते, लेकिन एक दूसरे की सूरतों से भी नावाकिफ़। आखिर मैंने कहा, मुझे बताया ताया अबू, मैं पापा की तलाश के लिए क्या करूं? मेरा ख्याल था कि तुम लोग इम्तियाज़ की यहाँ की मसरूफियात के बारे में वाकिफ़ होगे। मैंने ये भी सोचा था कि हो सकता है फौरी मसरूफियत की वजह से इम्तियाज़ बहरीन चला गया हो। यहाँ की सूरत हाल तो तुमने देख ली, मगर तअज्जुब है कि इम्तियाज़ ने अपने बेटों को भी एतमाद में नहीं लिया, जबकि कुदरत ने उस पूरे ख़ानदान में सिर्फ उसे औलादे नरीना से नवाजा था। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। ये भी नहीं मालूम तुम्हें? हैरत है। बड़े भाई वलायत अहमद खान की सिर्फ एक बेटी है, जहां आरा बेगम बे औलाद हैं। कुदरत ने मुझे भी बेटे नहीं दिए। ये है तुम्हारा विद्याल। अच्छा, एक बात बताओ। जी, मैंने कहा। इम्तियाज़ अहमद खान कभी तुम लोगों से अपने ख़ानदान की बातें नहीं करता था। सारे मसले उलझ गए थे। मैं तो ये सोच कर आया था कि सारा ख़ानदान पापा की तलाश में मेरी मदद करेगा।
ताया अब्बू का घर मेरा घर है क्योंकि वहाँ दादी अम्मा हैं, लेकिन ये हालात सुनकर एहसास हुआ कि ये जगह तो मेरे लिए अजनबी है, यहाँ से बस मेरा वाजबी सा ताल्लुक़ है। अब मुझे ये एहसास हो रहा था कि पापा की अपने ख़ानदान से बेतअल्लुकी भी गैर मामूली थी। लोग ख़ानदानों से बरगश्ता हो जाते हैं, झगड़े भी चलते हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं कि सब एक दूसरे से अलग हो जाएं। पापा जब पंजाब की कहानियाँ सुनाने बैठते तो उनके लहजे से शहद टपकता था, लेकिन ख़ानदान वालों के तज़किरे से वो इस तरह इज्तनाब करते थे जैसे ये मौजू उनके लिए सबसे ज़्यादा काबिले नफ़रत हो। अब क्या करूं? किसी फ़ैसले पर तो पहुंचना होगा। क्या इस घर से किसी होटल में मुंतकिल हो जाऊं? नहीं, एक आवाज़ सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। मैंने बेइख्तियार कमरों में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन पता नहीं चला कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। बिल्कुल अजनबी आवाज़ थी। मैं एक बार फिर हैरान हो गया, ये आवाज़ कहाँ से आई, जबकि मैंने पूरे होशो हवास के आलम में ये आवाज़ सुनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे दिमाग में दाखिल होकर मेरी सोच को पढ़ रहा था। और जैसे ही मैंने दिल में सोचा क्या इस घर से मैं किसी होटल में मुंतकिल हो जाऊं, तो मुझसे पूरे एतमाद के साथ नहीं कहा गया। लेकिन ये नहीं कहने वाला कौन है? इस बार मैं सचमुच खौफज़दा सा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सारा अमल बेहद पुरइसरार है। असल में जितनी भी उम्र थी इसमें कुछ तजर्बात हुए थे, लेकिन इस तरह के पुरइसरार वाक़यात का कोई तजर्बा आज तक नहीं हुआ था। इस घर की कैफियत देखकर दिल में ये एहसास बेशक उभरा कि इस घर के मकीन बहुत ही मनहूस फितरत रखते हैं। वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे बल्कि ज़िंदगी उन्हें गुजार रही है। फिर उसके बाद पे दर पे कई वाक़यात पेश आए और मैं अपनी यहाँ आमद के पहले ही दिन इन अजीबो गरीब वाक़यात का शिकार हो गया। अब उस नहीं की आवाज़ ने मुझे फिर मुतजस्सिस कर दिया और मैं कमरे से बाहर निकल आया। मैं इस आवाज़ का मरकज़ जानना चाहता था। घर की दो राहदारियों से गुज़रा। एक कमरे से मुझे सुल्ताना और हीरा की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और मैं उस कमरे के दरवाजे पर रुक गया। कुछ लम्हे मैंने वहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन अव्वल तो ये एक गैर अखलाकी अमल था। दोम ये कि उनकी बातें सुनने का मुझे कोई शौक़ भी नहीं था। लिहाजा मैंने फ़ौरन दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आने वाली आवाज़ें खामोश हो गईं। फिर हीरा की सहमी सहमी सी आवाज़ उभरी, कौन? मैं हूँ शहाब, अंदर आना चाहता हूँ। कदमों की चुनाचाप सुनाई दी और उसके बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा बंद नहीं था शहाब भाई, आइए, हीरा ने कहा। मैं अंदर दाखिल हो गया। सुल्ताना एक मुसहरी पर बैठी हुई थी। उस कमरे की कैफियत भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं थी। फिर मैंने सुल्ताना को बराह रास्त मुखातब किया कि इस घर की कैफियत कुछ अजीब सी है, तो आपने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी। कोई बात हो गई शहाब भाई? हीरा ने कहा। हाँ हीरा, हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम और एहसास हो। असल में ये बात तो मैं आप लोगों को मालूम है कि मैं अपने पापा की तलाश में पाकिस्तान आया हूँ। मेरा दिमाग वैसे ही उलझा हुआ है क्योंकि ताया अब्बू से बात करने के बावजूद मुझे पापा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और अब इस सिलसिले में मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होगी। जहाँ तक घर का मामला है तो आप यकीन करें मुझे यहाँ बड़े अजीबो गरीब तजर्बात हुए हैं। हीरा और सुल्ताना अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर सुल्ताना ने कहा, कैसे तजर्बात? सबसे पहले मैंने अपने कमरे में चमगादड़ देखी। अजीब सा चेहरा था। मैंने चमगादड़ें देखी हैं, लेकिन उस चमगादड़ का चेहरा बिल्कुल इंसानी चेहरा मालूम होता था। फिर और ऐसी चंद हैरान कुन बातें, जैसे दादी अम्मा का आंखें खोलना और मुस्कुराना, जबकि आप लोग उसे तस्लीम नहीं करते। मज़ीद एक हंसी की आवाज़ जो मेरे कमरे में किसी जगह से आई थी, और जब मैंने निगाहें उठाकर ऊपर देखा तो एक रोशनदान के पास एक सफ़ेद छिपकली नज़र आई जो फुर्ती से एग्जॉस्ट फ़ैन के नीचे गायब हो गई। इस तरह की बातें, इन सब का मकसद क्या है? क्या आप लोग मेरी कुछ तसल्ली कर सकती हैं?
ये कहकर मैं बारी बारी हीरा और सुल्ताना की सूरत देखने लगा। दोनों के चेहरों पर खौफ के आसार थे। वो एक दीवार को घूर रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। मैं सोच रहा था कि शायद वह मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनके जिस्मों पर हल्की सी लर्जिश है। वो कँपा रही हैं। कुछ ही लम्हों के बाद दरवाजे पर आहट सी हुई और मैंने पलट कर देखा। वही अधेड़ उम्र की औरत कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई जिसे मैंने खाना लगाते हुए देखा था। वो सुल्ताना बीबी, शाम के खाने का क्या होगा, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं। उधेड़ उम्र औरत ने मुझे देखा और एकदम खामोश हो गई। सुल्ताना और हीरा जैसे अचानक चौंक पड़ी। हीरा कहने लगी, आप बताएं शहाब भाई, आप शौक से क्या खाना पसंद करते हैं? मेरे सवाल का जवाब देने के बाद उन दोनों की कैफियत और उसके बाद ये सवाल मुझे बहुत अजीब लगा। ताहम मुलाजमा के सामने इसका सवाल का जवाब देना ज़रूरी था। मैंने कहा, भाई मैं आप लोगों का मेहमान हूँ और सच बताओ, खाने पीने के सिलसिले में मैंने कभी गौर ना किया और ना ही किसी से फरमाइश की। आप लोग जो खाते हैं वही तैयार करा लीजिए, मैं भी शौक़ से खा लूँगा। ठीक है हमीदा, आप जो मुनासिब सब्ज़ियाँ पका लें, हम क्या बताएं, बस इतना समझ लें एक मेहमान घर में मौजूद है। सुल्ताना ने कहा, लेकिन मैं एक बार फिर हैरत से उछल पड़ा। सुल्ताना ने उस औरत का नाम हमीदा लिया था, जबकि वो औरत जो मेरे कमरे में मुझसे चाय वगैरह के लिए पूछने आई थी ये नहीं थी। वो एक 30-32 साला नौजवान औरत थी और सबसे बड़ी बात ये कि उसका अंदाज़ मुझे बहुत अजीब लगा। जब वो दरवाजे के पास पहुंचकर रुकी थी और मुझे देखकर मुस्कुराई। अब ये लोग उस औरत को हमीदा कहकर पुकार रहे हैं। मुलाजमा तो गर्दन हिलाकर चली गई, लेकिन मैंने तजस्सुस से मजबूर होकर ये सवाल कर डाला, क्या आपके घर में हमीदा नाम की 2 मुलाजमाएँ हैं? नहीं तो यही एक हमीदा है। कोई और मुलाजमा भी है घर में? नहीं शहाब भाई, कोई नहीं है, यही हमीदा खाला हैं। हम उन्हें कभी हमीदा खाला कह देते हैं और कभी हमीदा। बस इनके अलावा घर में और कोई नौकर नहीं। अलबत्ता हफ्ते में 1 या 2 बार एक माली बाबा आ जाते हैं जो सामने वाली कई यारियों पर थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं और बस। मेरे बदन में एक बार फिर सनसनी सी दौड़ गई। अगर ये हमीदा है तो वो कौन थी जो मेरे कमरे में आई थी? उसने भी अपना नाम हमीदा ही बताया था और चाय वगैरह के लिए पूछा था। मेरा सवाल पर उन दोनों लड़कियों की कैफियत जिस तरह अजीब हो गई थी, इससे ज़ाहिर होता था कि ये खुद भी खौफज़दा हैं। अगर मैं इनसे ये सवाल करूं तो बड़ा अजीब सा होगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरे सवाल के जवाब में आप लोगों की कैफियत कुछ अजीब सी क्यों हो गई थी? आप बराह करम हमसे ऐसा कोई सवाल ना कीजिए। अच्छा आप ये बताइए कि जहां आप रहते हैं वो कैसी जगह है? बहुत अच्छी, हर लिहाज से रहने के काबिल। बहरीन का अपना एक मौसम और माहौल है, लेकिन मुझे साफ अंदाज़ा हो रहा है कि इस घर के बारे में मैंने आपसे जो सवालात किए हैं आप उनसे खौफज़दा हैं और इन सवालात का मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहती। शहाब भाई एक दरख्वास्त करें आपसे, आप बराह करम हमसे कोई ऐसा सवाल ना करें। सुल्ताना, आपने मुझसे कहा था कि बाद में आप मुझे इसके बारे में बताएंगी। बेखुदा मुझे बिल्कुल याद नहीं मैंने आपसे ऐसी कोई बात कही थी। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है मैं आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना दूंगा। मुझे किसी होटल वगैरह में मुंतकिल हो जाना चाहिए। क्यों? दोनों ने बीक वक़्त सवाल किया। उनके चेहरे पर दुख के तासरात उभर आए। मैं चंद लम्हे खामोश रहा। फिर मैंने कहा, आप लोग मेरा यकीन करें, मेरा वास्ता ऐसे वाक़यात से कभी नहीं पड़ा। यहाँ आने के बाद कुछ अजीब सी बातें हुई हैं। अगर मैं आपको इन चंद घंटों में गुजारने वाले वाक़यात के बारे में बताऊं तो आप समझेंगी कि मैं अफसाना तराजी कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहा हुआ एक लफ्ज़ सच होगा। अभी चंद लम्हे कबल ही की बात ले लीजिए। आपने जिस उम्र रसीदा खातून को हमीदा कहकर पुकारा, मैंने उन्हें पहली बार देखा है, जबकि मेरे आने के कुछ देर बाद एक जवान सी औरत मेरे कमरे में आई थी और उसने मुझे चाय वगैरह के बारे में पूछा था।
मैंने उससे सवाल किया कि क्या वो हमीदा है, तो उसने अपने आप को हमीदा ही कहा। और अब हमीदा नाम की एक दूसरी खातून को मैं देख रहा हूँ, तो फिर वो कौन थी, जबकि आप लोग कहती हैं कि यहाँ हमीदा नाम की एक ही मुलाजमा है। हीरा ने सवालिया निगाहों से सुल्ताना को देखा तो सुल्ताना बोली, हम लोग यहाँ इंतहाई तवील अरसे से रह रहे हैं, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि हमने होश ही इस घर में संभाला है। यहीं हमारी वालदा का इंतकाल हुआ। हम उस वक़्त ज़्यादा बड़े नहीं थे, तब से यहीं रह रहे हैं। बेशक ये घर जैसा भी है, लेकिन हमें आज तक कोई इसमें नुकसान नहीं पहुँचा। शोहाब भाई, हमें यकीन है कि आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आप प्लीज़ यहाँ से मत जाइए। आपके आने से पहली बार तो हमें खुशी मिली है, वरना यहाँ तो कोई किसी से मिलता ही नहीं। आप लोग पढ़ी लिखी नहीं हैं। हाँ, पढ़ते हैं, हम लोग 4th ईयर में हैं। हमारा कॉलेज यहाँ से थोड़े फासले पर है, बस समझ लीजिए पैदल का रास्ता है। लेकिन आजकल कॉलेज की छुट्टियाँ हैं और हम आपको घर में इसलिए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, घर का पिछला हिस्सा इस कदर बेरौनक क्यों है? वो बुरी तरह पत्तों से अटा हुआ है। आप लोग उसकी सफाई नहीं कराते, जबकि मैंने ये महसूस किया है वो बहुत कीमती जगह है। आपको शायद इल्म नहीं कि बड़ी ताई ने इस घर के सिलसिले में मुकदमा कर रखा है और हम यहाँ कोई तामीर वगैरह नहीं कर सकते, ना ही इसमें कोई तब्दीली करा सकते हैं। हीरा ने कहा। मेरा जहन एकदम खिल सा गया। मैंने कहा कि आप लोग मेरी सगी तायाजाद बहनें हैं। मेरा एक मकाम बनता है आप लोगों के दरमियान। देखें, बात यह है कि मेरे पापा गायब हो गए हैं और हमें उनका कोई इल्म नहीं। हम सब घर वाले सख्त परेशान हैं, जबकि पापा कहते थे कि यहाँ उनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं। हमारी समझ से अब तक ये बात नहीं आई कि उनकी दुश्मनियाँ किससे हैं। यहाँ मुझे ख़ानदान वालों के बारे में कोई तफसील नहीं मालूम और वहाँ पापा ने अपने ख़ानदान वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। अब ये बताइए कि इस घर पर बड़ी ताई साहिबा ने मुकदमा कर रखा है, तो मुकदमे के सिलसिले में आप लोगों को उसकी पैरवी तो करना ही होती होगी। मेरा मतलब है ताया जान को, और वो ये कहते हैं कि उन्हें ये तक नहीं मालूम कि बड़ी ताई कहाँ रहती हैं। हाँ, इस सिलसिले में ताई साहिबा का वकील ही कार्रवाई करता है। चलिए ठीक है, खुद ताई साहिबा कभी मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन उस वकील से ताया मुमताज़ अहमद साहब का कुछ तो मालूम हुआ होगा। अबू भी कभी अदालत नहीं जाते। हमारा भी एक वकील है जो इस केस की पैरवी करता है, सुल्ताना ने जवाब दिया। वेरी गुड, चलिए इतनी मालूमात तो हासिल हुई। अच्छा, एक बात बताएं, कभी आप फूफो जहां आरा बेगम या ताई साहबा से मिली हैं? हाँ, बड़े ताया साहब के इंतकाल पर मुलाकात हुई थी, लेकिन सब एक दूसरे से खिंचे से थे। किसी से किसी की कोई बात नहीं हुई, सुल्ताना ने जवाब दिया। उस वक़्त हमीदा अंदर आई और बोली, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। सुल्ताना बीबी और हीरा बीबी दोनों जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो मेरी इस बहस से तंग आ गई हैं। उन्होंने मुझे साथ आने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक हल्का सा माजरत खवाना रवैया इख्तियार करके मुझे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल गईं और मैं सोचता रह गया। बहरहाल एक सुराग मिला था, वो ये कि इस घर पर बड़ी ताई साहबा की तरफ से मुकदमा कायम है और वकील इसमें मुलव्वस हैं और कुछ नहीं। मैं थोड़ी देर खामोश बैठा रहा, फिर काफ़ी पीने के बाद अपनी जगह से उठ गया। सुल्ताना ने कहा, अब्बू आप आराम करें, मैं कुछ देर शहाब भाई से बातें करूंगी। सुल्ताना मेरे साथ बाहर निकल आई तो मैंने कहा, दादी अम्मा के पास चलें। सुल्ताना ने बगैर अर्ज़ के कहा और हम दोनों दादी अम्मा के कमरे में दाखिल हो गए। सुल्ताना और हीरा खामोश थी। मैं पापा के ख्याल में डूबा हुआ दादी अम्मा का चेहरा देखता रहा। फिर अचानक दादी अम्मा के हाथ की उंगलियों में जुम्बश हुई और मुझे अपने हाथ पर उंगलियों का दबाव महसूस हुआ। ये मेरा वहम नहीं था। मैंने दादी अम्मा की तरफ देखा, उनके चेहरे पर कोई तासर नहीं था, लेकिन अब उन्होंने मेरा हाथ बाकायदा पकड़ा हुआ था। हीरा और सुल्ताना उस वक़्त मुतवज्जा नहीं थी। उस वक़्त किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी जब मैंने दादी अम्मा के आंखें खोलने और मुस्कुराने की बात की थी। मैंने सोचा कि अब उन्हें हाथ पकड़ने का ये मंजर दिखाऊं।
अभी मैंने ये सोचा ही था कि दादी अम्मा ने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने चौंक कर उनका चेहरा देखा। उनकी पेशानी पर हल्की सी शिकने नजर आईं। मैं खामोश रह गया। अब कुछ कुछ सूरत हाल मेरी समझ में आ रही थी। दादी अम्मा किसी को मेरे साथ होने वाले अमल के बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन और इस लेकिन से आगे एक पुरअसरार खला था, एक समझ में ना आने वाली बात। हीरा ने आगे बढ़कर खुराक की नलकियां निकाली, टिश्यू पेपर से उनका चेहरा साफ किया, बाल संवारे, फिर प्यार से उनकी पेशानी को बोसा दिया और फिर उन्हें खेस उड़ाकर बोली, चलें चलें शुहाब भाई, सुल्ताना ने पूछा। मैं उनके साथ वापस चल पड़ा। मैंने एक निगाह दादी अम्मा के चेहरे पर डाली और दिल ही दिल में कहा, ठीक है दादी अम्मा, कल किसी भी वक्त आपके पास अकेला आऊँगा और देखूँगा कि आप मुझसे क्या बातें करना चाहती हैं। फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैं अपने कमरे में चला आया। कमरे में एक हौलनाक सकूत तारी था। मैं करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ भी है, जब तक पापा नहीं मिल जाते मैं ताया अबू के पास ही रहूँगा। इन तीनों ही ने मुझे मोहब्बत से रुकने के लिए कहा था। फिर दादी अम्मा का अमल भी बेहद पुरअसरार लेकिन मोहब्बत अमीज़ था। पता नहीं दादी अम्मा की क्या कहानी है। वो कोमा में है और सब उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो भी मेरा वहम नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ देर के बाद नींद आ गई। इब्तदाई चंद घंटे गहरी नींद सोया, लेकिन उस वक्त 4:30 बजे थे जब कमरे में एक अनोखा खेल शुरू हो गया। मैं रोशनी बंद करके सोया था क्योंकि मुझे अंधेरा करके सोने की आदत थी। उस वक्त रोशनी ही से मेरी आंख खुली। ये रोशनी ड्रेसिंग टेबल के पास हो रही थी। ड्रेसिंग टेबल के आईने में मुझे एक चेहरा नज़र आया। ये एक नौजवान लड़की थी। रोशन चांद जैसा चेहरा, लंबी लंबी पलकें, बेहद खूबसूरत आंखें। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी और उसकी पुश्त पर जैसे बालों का तूफान उमड़ आया था। बड़े बालों का बेशक एक तसव्वुर है, लेकिन इतने लंबे और गहरे स्याह बाल जो इस वक्त मेरी निगाहों के सामने थे, मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ लम्हों के लिए मुझे ये सब एक ख्वाब जैसा महसूस हुआ, लेकिन फिर मैं चौंक गया। ये ख्वाब नहीं है। फिर ये लड़की कौन है और मेरे कमरे में कहाँ से आ गई? अभी मैं ये सोच रहा था कि लड़की ने रुख बदला और ड्रेसिंग टेबल की एक दराज खोलकर उससे परफ्यूम की एक बोतल निकाली और अपने लिबास पर स्प्रे करने लगी। एक आला दर्जे की खुशबू कमरे में फैल गई। लड़की ने बोतल वापस रखी और फिर अपनी जगह से उठ गई। वो खासी बुलंद कामत थी। खड़े होकर उसने ड्रेसिंग के पास ही दीवार पर लगे एक इलेक्ट्रिक बटन को दबाया और कमरे में घुप अंधेरा हो गया, लेकिन उसका हयोला अब भी मेरी निगाहों में था। मैंने उसे एक दीवार की तरफ बढ़ते देखा और फिर वो हवेला बाआसानी दीवार में दाखिल होकर नज़रों से उजल हो गया। मैं देर तक इसी तरह साकतो जामद रहा। फिर एकदम मेरी सारी हसीयात जाग उठी। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। यहाँ सब कुछ बईदे अकल हो रहा था, लेकिन उससे खौफजदा ना होना मेरी ना आगाही थी। दर हकीकत जिन भूत और ऐसे मुहीरुल अकूल वाक़यात से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा था। ये सारे वाक़यात मेरे लिए हैरान कुन ज़रूर थे, लेकिन खौफ की शिद्दत अभी पैदा नहीं हुई थी, बल्कि खौफ से ज़्यादा तजस्सुस था। इसी तजस्सुस के तहत जल्दी से अपनी जगह से उठा और तेज़ी से ड्रेसिंग के पास पहुंच गया। मैंने दीवार पर उस बटन को तलाश किया और ड्रेसिंग का बल्ब रोशन हो गया। फिर मैंने वो दराज खोली जिससे उस लड़की ने परफ्यूम निकाला था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कोई शीशी वगैरह भी नहीं थी। अजीब, सब कुछ अजीब। ड्रेसिंग के पास से हटकर उस दीवार के पास पहुँचा जिसमें वो लड़की गायब हुई थी। दीवार ठोस और सपाट थी। दिमाग खराब हो गया था। कुछ जंजलाहट सी पैदा हो गई। दिल चाहा कि बाहर निकलूं और ताया अब्बू से कहूं कि क्या यहाँ मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। कौन कौन रहता है यहाँ, और अगर कोई और भी यहाँ रहता है तो मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है। गुस्से से पाँव पटकता हुआ मैं वापस बिस्तर पर आ गया। बहुत सी बातें दिमाग में आ रही थी, फिर उसी आलम में सो गया। सुबह सुल्ताना और हीरा ने जगाया। वो चाय के बर्तन लिए अंदर आ गई थी। चेहरे पर कल की निस्बत शोखी नज़र आ रही थी।
वेरी बेड टी हाजिर है सर। मैं तो अभी बेड ही में दफन हूँ, मैंने कहा। सितारा सहर गरूब हुए देर गुजरी, उठिए गुस्ल खाने जाइए, वापस आइए, हम आपके साथ चाय पियेंगे। इतने अरसे में बाद मेरी मुराद पूरी हुई है। उन दोनों के साथ चाय पीना अच्छा लगा। चाय के दौरान वो शौक गुफ्तगू करती जा रही थी। फिर मैंने कहा, वकील साहब के पास कौन ले जाएगा मुझे और कब चलना है? अबू से बात हुई थी। वकील नियाज अली शाम को 4 बजे ऑफिस से आते हैं। दोपहर तक वो कोर्ट में मसरूफ़ रहते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मैं आपको उनके ऑफिस ले चलूँगी, सुल्ताना ने कहा। काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। फिर हमीदा आ गई। उसने नाश्ता लग जाने की इत्तला दी। ताया अबू से भी रस्मी बातें हुई। उन्होंने कहा, दिल चाहो तो बच्चियों के साथ घूमने निकल जाओ, शाम को नियाज अहमद से मिल लेना। अभी नहीं ताया अबू, पहले पापा के बारे में कोई तसल्ली बख्श खबर मिल जाए, उसके बाद सैर व तफरीह अच्छी लगेगी। वैसे एक बात मेरे लिए तअज्जुब खेद है, क्या आपके और ताई ज़हरा खानम के दरमियान मुकदमा चल रहा है और आपको उनका पता तक नहीं मालूम? ठीक है, आप लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन एक दूसरे के पते से भी नावाकिफ़ हैं। वो अच्छी तरह इस घर के बारे में जानती हैं। मैंने कभी ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो खुद कहाँ रहती हैं। मुकदमे के कागजात वगैरह नियाज अली के पास होते हैं। अगर तुम चाहो तो नियाज अली से उनका पता ले लेना। जी, मैंने कहा और खामोश हो गया। फिर मैंने उस घर को पूरी तरह देखने का फैसला किया और उसके उजाड़ हिस्सों की तरफ चल पड़ा। वाकई बड़ी मनहूस जगह थी। इमारत का सर पाँव ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जिसकी वजह तामीर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। 2-3 कमरे बने हुए थे जो बहुत नीचे थे, जिनके सामने झाड़ झंकार अंबार मौजूद थे। मैंने एक मजबूत लकड़ी उठाई और उससे अंदर जाने का रास्ता बनाया और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी सर्द खाने में आ गया हूँ। सर्दी की एक लहर मेरे पूरे बदन में सरायत कर गई। बाहर से ये जगह जितनी छोटी लगती थी, अंदर से छोटी नहीं थी। तअज्जुब की बात यह थी कि अंदर काफ़ी सफाई थी। ज़मीन कच्ची थी, लेकिन यूँ लगता था जैसे किसी ने वहाँ बाकायदा झाड़ दी हो। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए और फिर रुक गया। अचानक मुझे यूँ लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब से गुजरा हो। मैंने इस तरफ देखा तो दूसरी तरफ खड़खड़ की आवाज़ उभरी और फिर किसी बिल्ली के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद अचानक ही किसी तरफ से 2 बिल्लियां लड़ती हुई आईं। उन दोनों का रंग गहरा स्याह था। उनमें से एक बिल्ली सीधी निकल गई, दूसरी मेरे पैर से टकराई और मैंने बेइख्तियार हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी ज़ोर से घुमा दी। लकड़ी खासी कुव्वत से घूम गई। हालांकि मैंने जानबूझकर इतनी ताकत से लकड़ी नहीं घुमाई थी, बस खौफ के आलम में ज़रब की कुव्वत का अंदाज़ा नहीं हो सका। बिल्ली काफ़ी उछली और फिर ज़मीन पर आ गिरी। उसकी हालत से अज़ियतनाक गुर्राहटें निकल रही थीं और वो ज़मीन पर तड़प रही थी। मैं दहशत से आंखें फाड़े उसे घूरने लगा। बिल्ली उठने की कोशिश कर रही थी और कलाबाजियाँ खा खा कर गिर रही थी। मैंने सुना था कि बिल्ली का बदन सख्त जान होता है, बस उसका सर सबसे ज़्यादा कठिन होता है। अगर कोई भरपूर ज़रब उसके सर पर पड़ जाए तो उससे वो हलाक भी हो जाती है। इस वक्त भी शायद ऐसा ही हुआ। देखते ही देखती बिल्ली कलाबाजियाँ खाती हुई दरवाजे तक पहुँची और उसके बाद उस दरवाजे से बाहर निकल गई। मेरे लिए अब यहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। मैं यहाँ आकर बहुत दहशत ज़दा हो गया। चुनांचे मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में मुझे नीम तारीक माहौल के बावजूद खून के बड़े बड़े धब्बे नज़र आए और मैं दिल ही दिल में सख्त शर्मिंदा हो गया। बिल्ली को इस तरह करने का कोई इरादा नहीं था, बस हो गया जो होना था। बाहर निकलकर मैंने लकड़ी फेंक दी और अफसुर्दगी के आलम में अपने कमरे में चल पड़ा। सारा काम ही नहूसत भरे हुए थे। पता नहीं ये घर किस किस्म का है। घर को बुरा मत कहो, कहीं से एक सरगोशी उभरी और मैं अपनी जगह ठठक गया। इस वक्त मैं अपने कमरे से ज़्यादा दूर नहीं था। ये वही आवाज़ थी जो मैंने उस वक्त भी अपने कमरे में सुनी थी, जब मैं यहाँ से किसी होटल में मुंतकिल होने के बारे में सोच रहा था और मुझसे नहीं कहा गया था। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, घर को बुरा ना कहूँ तो क्या कहूँ।
आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बेसाख्ता ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले थे, हालांकि मेरे सामने कोई नहीं था। एक नादीदा वजूद मुझे हदायत दे रहा था, मगर वो कौन था और कहाँ था मैं नहीं जानता था। बहरहाल मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मेरे लिए बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात थी, क्या करता क्या ना करता। पापा की तलाश में वतन आया था, वतन से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं अपने शहर तक से नावाकिफ़ था। अगर होटल में मुंतकिल हो भी जाऊं तो क्या कर सकूंगा। कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गया। बिल्ली के अपने हाथ से ज़ख्मी होने का मुझे सख्त दुख था, लेकिन ये जाना बूझा अमल नहीं था। दोपहर तक कोई मेरे पास नहीं आया और मैं परेशानी के आलम में मुख्तलिफ सोचों में घिरा रहा। आखिर फैसला यही किया गया कि जो कुछ है उसे बर्दाश्त किया जाए और यहीं क़याम करके अपने पापा की तलाश की जाए। फिर दोपहर के खाने का वक़्त हो गया। माहौल पर एक सोगवार सी खामोशी तारी थी। खाने से फरागत हासिल करने के बाद ताया अब्बू ने कहा, तुम फिर किस वक्त जा रहे हो? वैसे नियाज़ अली को मैंने टेलीफोन किया था, उनके असिस्टेंट ने भी फ़ोन उठाया था। उसने कहा था कि नियाज़ अली साहब बाहर की एक मीटिंग में शरीक हैं, 3:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैंने उससे कहा था कि मेरा पैगाम उन्हें दे दें, कोई उनसे मुलाकात करने आ रहा है। जी सुल्ताना, तुम 3 बजे घर से निकल जाना। आजकल सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा होने लगा है। 4 बजे नियाज़ अली के दफ्तर पहुंच जाना। कोई ज़रूरत पेश आए तो मुझे फ़ोन करा देना। ठीक है अब्बू। ठीक 4 बजे हम नियाज़ अली के दफ्तर में पहुंच चुके थे। ये एक ढेर उम्र के बुर्दबार सी शख्सियत के आदमी थे। चेहरे से बहुत संजीदा मालूम होते थे। उन्होंने सर की जुम्बश से हम लोगों का इस्तकबाल किया। मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और बोले, हेलो बेबी। हेलो सर। प्लीज़ बैठ जाइए। कैसे हैं बेटा आपके अब्बू? उन्होंने सुल्ताना से पूछा। ठीक है सर, आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। फ़ोन पर बात हुई थी मेरी उनसे। ये शुहाब है ना? जी सर, मेरा ही नाम शुहाब अहमद है। कैसे मिजाज हैं आपके, ये बताइए। ठीक हो जनाब। मुझे थोड़ी सी तफसील मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने बताई थी। आप मुझसे जो भी चाहते हैं बेधड़क बता दीजिए। बातें तो जनाब बहुत सी हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन एक बुनियादी मसला एडवोकेट ज़ाहिर हुसैन की तलाश है। आप यकीनन ज़ाहिर हुसैन एडवोकेट को जानते होंगे। ज़ाहिर हुसैन साहब हमारे शनासाओं में एक हैं। अगर आपको उनकी तलाश है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इसी चैम्बर में हमारी ही मंजिल के अकबी हिस्से में ज़ाहिर हुसैन एडवोकेट का दफ्तर है। मेरा ख्याल है वो अभी नहीं आए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनसे मुलाकात हुई थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। काश ये वही ज़ाहिर हुसैन हों। भाई मेरा ख्याल है वही होंगे। एक मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग एडवोकेट हैं, एक ज़ाहिर हुसैन ख़ान नियाज़ी साहब जो मुल्क से बाहर चले गए हैं। इस वक्त यही एक ज़ाहिर हुसैन हैं। आपको उनसे क्यों मिलना है? कुछ ज़ाती मामलात हैं। अच्छा ठीक है, और मुझसे क्या मालूम करना चाहते हैं? बस थोड़ी सी मालूमात, अगर आप पसंद फरमाएं। हाँ कहें। मुझे ताहरा खानम का पता दरकार है। मिल जाएगा, मेरे पास फ़ाइलों में मौजूद है। मैं अभी निकलवाए देता हूँ। आप ये बताएं कि मैं आपको क्या पिलाऊं? नहीं अंकल शुक्रिया, हम चाय वगैरह पी कर आए हैं, सुल्ताना ने फ़ौरन ही कहा। अच्छा खैर ठीक है, 1 मिनट, नियाज़ अली ने कहा और फ़ोन उठाकर किसी से बात करने लगे। उन्होंने ताहरा खानम की फ़ाइल से उनके घर का पता लिखकर लाने के लिए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगर मुनासिब समझें तो ये भी बताएं कि ताहरा खानम के केस की क्या कैफियत है। मैंने कहा कैफियत ये है कि ख़ुद उनके वकील अखलाक जावेद का कहना है कि वो ये केस हार चुकी हैं। अब मैं क्या कहूँ, ख़ुद उनके वकील इस सिलसिले में मायूस हैं। इंशाअल्लाह ताला अदालत से जल्द ही मुमताज़ अहमद साहब के हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैंने मुमताज़ साहब से भी ये कह दिया है कि ताहरा खानम उन लोगों में से नहीं जो निचले बैठ जाते हैं। वो केस हार जाएंगी लेकिन दूसरे ज़राए इस्तेमाल करेंगी। उसके लिए मुमताज़ साहब को थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। उन्हें अपने बचाव का बंदोबस्त भी करना होगा। मैं ख़ुद भी किसी वक्त उनसे मिलना चाहता हूँ। बस बल्कि सुल्ताना बेटे, आप मेरा ये मैसेज उन्हें दे दें कि मैं उनसे मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद हूँ।
बहुत ही गोशा नसीन किस्म के इंसान हैं, लेकिन मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। वैसे मेरा ख्याल है इस केस के सिलसिले में 2-3 पेशियाँ और पड़ेंगी, उसके बाद फ़ैसला मुमताज़ साहब के हक़ में हो जाएगा, क्योंकि ताहरा खानम ने दावा गलत किया है। असल में मसला ये है कि वो ज़मीन करोड़ों रुपए मलकियत की है। उस वक़्त जब जायदाद का बंटवारा हुआ था तो इस ज़मीन की इतनी कीमत नहीं थी। मौजूदा दौर में ज़मीन की जो कीमतें आसमान तक पहुंची हैं, उन्होंने इस ज़मीन को भी पता नहीं क्या से क्या बना दिया। और ताहरा खानम ये बात जानती हैं कि अगर उस ज़मीन का थोड़ा हिस्सा भी उनके कब्ज़े में आ गया तो वो उससे करोड़ों कमा लेंगी। खैर, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बताइए। ताहर हुसैन साहब को तलाश करा लिया जाए। हाँ, मैं चपरासी भेजता हूँ। एक बार फिर नियाज़ अली ने फ़ोन पर किसी को कुछ हदायत दी और फिर फ़ोन बंद कर दिया। फिर चंद ही मिनट के बाद चपरासी ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आकर बोला, ज़ाहर साहब कोर्ट से वापस आ चुके हैं। मुझे इंतहाई खुशी थी कि मेरे दोनों काम पहले ही दिन हो गए, यानी ज़ाहरा खानम का पता भी मिल गया और ज़ाहर साहब से भी मुलाकात के अमकानात पैदा हो गए। मैं उनसे पापा के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेचैन था और फ़ौरन ही मैंने नियाज़ अली एडवोकेट से इजाज़त मांग ली। ठीक है, और बेटे सुल्ताना, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे फ़ोन पर भी बता देना, नियाज़ अली ने पुरअखलाक लहजे में कहा। और हम दोनों उनके कमरे से निकल आए। बाहर आए तो एक क्लर्क ने एक चिट मेरे हाथ में थमा दी। ये ताहरा खानम का पता है। मैंने वो चिट एहतियात से बैग में रख ली। चपरासी हमें साथ लेकर ज़ाहर हुसैन के कमरे की जानब चल पड़ा। ज़ाहर साहब का ऑफिस भी सादा ही था। एक बड़ा सा कमरा जिसके सामने वाले कम हिस्से में एक क्लर्क बैठा हुआ था। दूसरी मेज़ पर एक बारीक शख्स काम कर रहा था। वो अगर काला कोट ना पहने हुए होता तो किसी भी तौर वकील नज़र ना आता। हमने ज़ाहर हुसैन के बारे में पूछा। क्लर्क ने उसी बारीक शख्स की जानब इशारा कर दिया। मैं और सुल्ताना उसके पास पहुंच गए। ज़ाहर हुसैन ने निगाहें उठाकर हमें देखा और बोला, तशरीफ़ रखिए, आप लोग खैरियत से हैं? आप ज़ाहर हुसैन साहब हैं? मैंने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? ज़ाहर साहब, मैं बहरीन से आया हूँ। आप इम्तियाज़ साहब को जानते हैं? जी, उनका ताल्लुक़ माजी में सफदराबाद से रह चुका है। हाँ, क्यों नहीं, वो मेरे क्लाइंट हैं और तवील अरसे में उनके मफादात की देखभाल करता रहा हूँ। फरमाइए क्या बात है? खैरियत? ज़ाहर साहब, ये बात तो आप जानते हैं कि इम्तियाज़ साहब बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में रहते हैं और यहाँ उनकी जायदाद वगैरह है। हाँ बेटे, मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो सिर्फ मेरे क्लाइंट ही नहीं, दोस्त भी हैं। बात क्या है? तो क्या आपको ये बात नहीं मालूम कि वह पिछले 3.25 महीने से बहरीन वापस नहीं पहुँचे? ज़ाहर हुसैन हैरत से बोले, जी हाँ, तकरीबन 3.25 महीने पहले वो मामूल के मुताबिक यहाँ आए थे। आम तौर से वो 10-15 दिन के बाद वापस चले जाते थे, लेकिन अब 3.25 महीने हो गए, उनकी कोई खैर खबर नहीं मिली और वो मनामा वापस नहीं पहुँचे। 3.25 महीने से, ज़ाहर हुसैन ने हैरानी से कहा और फिर एक तरफ रखा हुआ रजिस्टर उठा लिया और उसकी वर्क गर्दानी करने लगे। एक सफ़े पर रुककर उन्होंने कुछ देखा, फिर बोले, 27 तारीख को वो मेरे पास आए थे। उस दिन मैंने 16 लाख रुपए की एक रसीद उनके हवाले की थी। मेरा मतलब है पासबुक जो उनके बैंक की है। मैंने मामूल के मुताबिक वसूल शुदा रकम उनके बैंक में जमा कराई थी और फिर पासबुक उनके हवाले की थी। 27 तारीख का मतलब है कि आज 12 तारीख है और 12 और 3 15 दिन पहले की बात है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। मेरा दिल उछल पड़ा। कम से कम पापा की ज़िंदगी की खबर तो मिली। अपने पूरे वसीक से कह सकते हैं कि वो 15 दिन पहले आपसे मिले थे। ये दस्तखत मौजूद हैं उनके। मैं असूल का आदमी हूँ, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ। ये देखिए, आपके वालिद साहब ही के दस्तखत हैं। ज़ाहर साहब ने रजिस्टर मेरे सामने कर दिया और मैंने एक लम्हे में पापा के दस्तखत पहचान लिए। मेरा दिल खुशी से मामूर हो गया। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मेरा तरद्दुद दूर कर दिया। मज़ीद उनके बारे में क्या इल्म है आपको? मेरा मतलब है, क्या आप जानते हैं कि इस बार उनकी मसरूफ़तें क्या हो गईं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने मुझे बताया कि उनसे आपकी दोस्ती भी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मुहतात भी हूँ, मसरूफ़ भी हूँ। बेशक किसी से मेरे ताल्लुकात कितने ही अच्छे हों, लेकिन मैं ज़ातियात में कभी मदाखलत नहीं करता।
البتہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ یہاں ان کے کچھ عزیز و اقارب سے چیکلش چل رہی تھی، بس اس سے زیادہ میرے علم میں نہیں کوئی ایسی بات جو اتفاقیہ طور پر آپ کے علم میں آ گئی ہو۔ ظاہر حسین صاحب سوچ میں ڈوب گئے، پھر انہوں نے کہا 2 پتے دے سکتا ہوں آپ کو، یا پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو۔ یہاں ان کے بڑے بھائی ممتاز احمد صاحب جو سمن آباد میں ہیں، میں ان کے مکان ہیں۔ جی ہاں، میں طے ابو کے پاس ہی ٹھہرا ہوا ہوں، یہ میری کزن ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک پتہ ان کے ایک دوست ہیں رمزی صاحب، وہ ایک کاروباری آدمی ہیں، یہاں ان کا ایک فلیٹ ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں۔ وہ فلیٹ عام طور پر سے امتیاز صاحب استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے فلیٹ پر بلایا تھا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں علم ہے، آپ مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہیں۔ ظاہر حسین نے ایک ڈائری سے ایک پتہ نوٹ کر کے میرے حوالے کر دیا اور پھر بولے، میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتائیے، یہ میرا فون نمبر رکھ لیجئے، میں پریشان ہو کر پاپا کی تلاش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو براہ کرم اس نمبر پر فوراً اطلاع دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ظاہر حسین نے کہا اور ایک فائل اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی۔ ان کا مقصد تھا کہ اب ان کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے۔ ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور باہر نکل آئے۔ بہرحال راستے طے ہوتے رہے۔ اقبال ٹاؤن سمن آباد سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم لوگ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے اور پھر اس فلیٹ پر جس کا پتہ ہمیں دیا گیا تھا، لیکن فلیٹ کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ہم مایوس ہو گئے۔ میں سامنے والے فلیٹ سے معلومات حاصل کرتی ہوں، سلطانہ نے کہا، اور پھر اس نے دوسری فلیٹ کی کال بیل بجا دی۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک صاحب باہر آئے اور ہم دونوں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ معاف کیجئے گا، یہ سامنے والے فلیٹ میں رمزی صاحب رہتے ہیں۔ ہاں تو پھر رمزی صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ کہیں باہر سے آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہاں کیا ہوا؟ ان صاحب نے کہا، نہیں خیریت، کیا ہوا ہے؟ لاش ملی ہے یہاں سے۔ رمزی صاحب کے ایک دوست عموماً یہاں آ کر رہا کرتے تھے، کہیں باہر سے آتے تھے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، شاید 7-8 دن ہو گئے، اس فلیٹ سے بدبو کے بھبکے اٹھنے لگے۔ فلیٹ بند تھا۔ ہم نے پولیس کو بلوایا۔ پولیس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر ایک لاش موجود تھی۔ یہ اسی دوست کی لاش تھی جو یہاں آیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی انہیں اچھی طرح دیکھا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، سلطانہ بھی ہونک ہو گئی۔ چند لمحات تک تو میں بول ہی نہیں پایا۔ پھر میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، آپ ان دوست کا حلیہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ ہاں بتا سکتا ہوں، تھوڑا بہت۔ انہوں نے جو حلیہ بتایا اسے سن کر میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ حلیہ 100% پاپا کا تھا، لیکن ان کا انتقال کیسے ہوا؟ سلطانہ نے پوچھا۔ پولیس کہاں کس کو کچھ بتاتی ہے صاحب، ہم تو ویسے ہی مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ 3-4 بار پولیس اسٹیشن جانا پڑا اور فضول قسم کی بحث کا شکار ہونا پڑا۔ وہ تو یوں کہو کہ میرا بیٹا عدالت میں کلرک ہے، اس کے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر کوئی عذاب نہیں آ سکا، ورنہ پولیس آسانی سے کہاں چھوڑتی ہے۔ جناب، یہاں کا پولیس اسٹیشن کتنی دور ہے؟ آپ لوگ ہیں کون؟ آخر بتائیں گے نہیں؟ آپ اگر ہمیں پولیس اسٹیشن کا پتہ بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ہم رندی صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ پولیس اسٹیشن زیادہ دور نہیں ہے، گاڑی شاڑی ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے تب بھی پیدل جا سکتے ہیں۔ ان صاحب نے پولیس اسٹیشن کا پتہ بتایا اور ہم دونوں لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے اتر آئے۔ ڈوبتے دل اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میں اور سلطانہ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ ایس ایچ او کو ایک خوش مزاج اور نوجوان آدمی تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ میں بحرین سے آیا ہوں اور اصل معاملہ کیا ہے۔ ایس ایچ او نے گردن ہلائی اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ آپ کے پاپا تھے۔ لاش کی کچھ تصویریں ہیں میرے پاس، اگر آپ برداشت کر سکیں تو میں دکھاؤں آپ کو؟ جی دکھا دیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ وہ لاش کہاں ہے۔ میرا خیال ہے کہ 4 دن تک اس کی تشہیر کی گئی۔ لاش کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا تھا، لیکن کسی طرح سے کوئی اطلاع نہیں مل سکی، چنانچہ اسے لاوارث لاش کے طور پر دفن کر دیا۔ یہ تصویر دیکھ لیجئے۔ پولیس افسر نے 3 تصویریں نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیں اور میں ان پر جھک کر آہ بھری، یہ میرے پاپا ہی کی لاش تھی۔ میرے حلق سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور اس کے بعد وہیں پولیس اسٹیشن میں بے ہوش ہو گیا۔
बेहोशी कितनी तवील रही इसका तो फौरी तौर पर अंदाज़ा नहीं लगाया गया, लेकिन जब मैं होश में आया तो मैं समनाबाद वाले घर के एक कमरे में था। ये कमरा मेरा नहीं था बल्कि शहाब का घर का कोई और खाली कमरा था। मेरे होश में आने के बाद डॉक्टर साहब मेरा शाना थपथपा कर कमरे से बाहर निकल गए और मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। ताया अबू, आपको सब कुछ मालूम हो गया? हाँ बेटे, ताया साहब ने कहा और रोने लगे। ताया अबू, मेरे पापा मर गए, मेरा भी भाई मर गया, मैं तन्हा रह गया बेटे, मैं तन्हा रह गया। एक सहारा तो था कम अज़ कम, वो सहारा भी ख़त्म हो गया। हौसले से काम लो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। सुल्ताना वापस आ गई थी। हीरा उठ खड़ी हुई। मैं दवाएं लेकर आती हूँ, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। सुल्ताना मेरे पास वापस आकर बैठ गई। सुल्ताना, मुझे पुलिस स्टेशन से कैसे लाया गया? मैंने सवाल किया। थाना इंचार्ज ने मुझसे तफसीलात पूछी। पहले तो वो कहने लगे कि अगर मैं चाहूँ तो आपको हस्पताल पहुँचाया जा सकता है, लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो घर ही पहुँचा दें। वो हमें घर पर ही छोड़ गए। ताया अबू, ये रमज़ी साहब कौन हैं? आप उन्हें नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानता बेटे, मेरा भाई मुझसे बदज़न था। वो यहाँ आता ज़रूर था, लेकिन मेरे पास बहुत कम ठहरता था, और ठहरता भी था तो अम्मा जी की वजह से। सबसे दिल ख़राब था उसका। बुढ़ापे में बहुत सी सहारों की ज़रूरत होती है। और फिर कसम खाकर कहता हूँ कि अपने भाई की रूह को जवाब दे हूँ कि मैंने उसके साथ कोई बुरा अमल भी नहीं था। वो सबसे बददिन हो गया था। मैं नहीं जानता कि रमज़ी साहब कौन हैं।